आ गए सब लोग? एक बार बता दो, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। बिल्कुल क्लियर है सर। सर 1 साल बाद ऑनलाइन, वाह। चलो, हम लोग लास्ट सेशन में सुबह सुबह पेग मैं ना सुबह को पेग लगाता हूं ना रात को पेग लगाता हूं। मैं लिकर पीता हूं, बट वो गरम वाला चाय वाला लिकर। चलिए, हम लोग लास्ट सेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कंपनी का बैलेंस शीट पीएल का डिस्कशन एंड बैलेंस शीट पीएल का प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है विच इज डिविडेंड। इस डिविडेंड के टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 मार्क्स तक आपसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। हम लोग सबसे पहले ये डिविडेंड पोर्शन का रिवीजन शुरू करते हैं। एक बार बातें समझ में आ जाएगी, फिर फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। देन विल मूव ऑन टू द चैप्टर ऑफ बाईबैक। नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे बाईबैक। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट को समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन कैश। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है इन कैश, दिस इज नोन एज डिविडेंड्स। तो डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी अपना कमाया हुआ प्रॉफिट समय समय पर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैश देगी सबको आउट ऑफ हिज प्रॉफिट्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है आउट ऑफ दीज 4 एवेन्यूज। सबसे पहला, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जो कंपनी ने कमाया है प्रॉफिट ड्यूरिंग द करेंट ईयर, कंपनी उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बट जब भी ये प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना इस प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन अकाउंटेड फॉर होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विदाउट डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, पहले आपको डेप्रीसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दूसरा, अगर करंट ईयर में प्रॉफिट की कमी है तो आप, या करंट ईयर में लॉस है, तो जो प्रॉफिट आपने पुराने सालों में कमा रखा है, पुराने सालों में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में कमा रखा है, उस प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, जो पुराने सालों में प्रॉफिट कमाया है, जो कैलकुलेट किया है, दैट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन। अगर आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके डिडक्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो उस प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरा बोला आउट ऑफ बोथ ऑफ दी अबव। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो थोड़ा डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से दे दिया, थोड़ा डिविडेंड पुराने प्रॉफिट से दे दिया। एंड फोर्थ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट अगर कोई मनी प्रोवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ गारंटीज गिवन बाय देम, उन्होंने गारंटी दिया था फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड कि अगर आप नहीं पे कर पाओगे तो हम लोग आपको पैसा देंगे फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड उस पैसे से आप डिविडेंड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। हमारे लिए इन चारों सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, कंपनी अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देता है। सेक्शन 123 क्लियर करता है कि जो हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट्स फ्री रिजर्व्स के नेचर का होना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट किसी ऐसे रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है या प्रॉफिट किसी ऐसे रिजर्व में पड़ा है विच इज इन द नेचर ऑफ अ स्पेसिफिक रिजर्व, जिसके अंदर डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, अगर आपका प्रॉफिट्स इन किन्हीं रिजर्व में पड़ा है तो आप इनसे डिविडेंड नहीं बांट सकते। डिविडेंड सिर्फ दिया जा सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर इन द नेचर ऑफ फ्री रिजर्व, विच आर इन द नेचर ऑफ फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स का कुछ एग्जांपल दीजिए। फ्री रिजर्व्स का एग्जांपल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो आपके रिटर्न अर्निंग्स का बैलेंस, पीएल का बैलेंस आपके रिजर्व सरप्लस में है, वो एक फ्री रिजर्व है।
या फिर जनरल रिजर्व में अगर आपने कोई प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर रहा है, जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तीन फ्री रिजर्व के एग्जांपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का रिजर्व का बैलेंस। इसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है जिसका काम कंप्लीट हो चुका है, जिसका ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, तो वो रिजर्व भी फ्री रिजर्व बन जाता है और उसको भी हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर सकते हैं। जैसे बचपन में पढ़ा था, अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो डीआरआर का बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में, एंड दैट बिकम्स फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो पीएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स का बैलेंस, ये सारे रिजर्व्स का बैलेंस ऐसा है जो यू कैन यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आप डिविडेंड देना चाहते हो, आप सिर्फ फ्री रिजर्व्स के बैलेंस से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स में डिविडेंड नहीं है, देन इन दैट फ्री रिजर्व्स में बैलेंस नहीं है, देन कंपनी कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो सबसे पहला चीज हमने सीखा, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो प्रॉफिट से किया जाता है, एंड वो प्रॉफिट्स कौन सा होना चाहिए, फ्री रिजर्व्स होना चाहिए। अगर फ्री रिजर्व्स है तो मैं डिविडेंड दे सकता हूं, नहीं है तो मैं डिविडेंड नहीं दे सकता। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। जो भी डिविडेंड आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, वो एक परसेंटेज फॉर्म में दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। ये रेट ऑफ डिविडेंड, जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेट करोगे अमाउंट पे, रेट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करोगे हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे। जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके आपको डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल, नंबर 2, जब भी आप डिविडेंड दोगे, डिविडेंड हम लोग जानते हैं पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड एक फिक्स रेट पर देना होगा हर साल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एंड प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद ही आप इक्विटी को डिविडेंड दे सकते हैं। तो पहले आपको डिविडेंड प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इक्विटी को डिविडेंड देना है। आप बिना प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए इक्विटी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इक्विटी के लिए डिविडेंड जो होता है उसका रेट कुछ फिक्स नहीं होता, वो कंपनी डिसाइड करती है। जो भी डिविडेंड कंपनी को बांटना है वो कंपनी की इच्छा से बांटा जाता है, कंपनी को शेयर होल्डर्स फोर्स नहीं कर सकते। अगर कंपनी का इच्छा हुआ तो कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, इच्छा नहीं हुआ तो कंपनी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, बोथ टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो क्या क्या बोला, डिविडेंड हमेशा परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा विच इज नोन एज रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड विल बी अप्लाइड टू पेड अप शेयर कैपिटल। आप डिविडेंड जब भी दोगे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है उनकी फिक्स रेट पर, फिर डिविडेंड इक्विटी को दिया जाएगा। इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं है, वो कंपनी डिसाइड करती है किस रेट पर देना है। डिविडेंड हमेशा कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, वो देना चाहे तो देगी, नहीं देना चाहे तो नहीं देगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। अगर आप करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में ही डिविडेंड दे रहे हो, करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में ही डिविडेंड दे रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। से फॉर एग्जांपल कंपनी का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2024-25, से फॉर एग्जांपल कंपनी का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, इंटरिम डिविडेंड किसको बोलते हैं, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2024-25, ये अभी अकाउंटिंग ईयर रनिंग है 1/4/24, 31 मार्च 25। कंपनी ने पहले दो क्वार्टर्स में अच्छा प्रॉफिट कमाया। पहला क्वार्टर 30 जून, दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर। ये पहले दो क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाया, एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और इस प्रॉफिट से कंपनी इस साल के नेक्स्ट क्वार्टर्स में, थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड। करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर के अंदर ही डिविडेंड देना इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। चाहे डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, उसके रूल्स और अकाउंटिंग बिल्कुल सेम रहेंगे। ये डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर हो गया, हम लोग सीखेंगे डिविडेंड की अकाउंटिंग हम तभी करते हैं जब वो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है। अगर ये डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर हो गया तो इसकी अकाउंटिंग भी आपको करंट ईयर में ही करनी होगी। और जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है अपने एजीएम में, 31 मार्च खत्म हुआ, इसके बाद कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा फॉर द ईयर 2024-25। मान लीजिए कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग 31 जुलाई को हुआ, एजीएम फॉर 24-25।
और इस एजीएम में शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड अप्रूव किया और एक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया फॉर द ईयर 24-25। फॉर द ईयर 24-25 जो करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड एजीएम पर दिया जाता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड एजीएम पर दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में डिविडेंड देना इज इंटरिम डिविडेंड, और करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर करके देना, दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया 25-26 वाले साल में हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ 24-25। एजीएम तो 31 जुलाई 2025 को हो रहा है। अगर एजीएम 31 जुलाई 2025 को हो रहा है तो वो 25-26 में हो रहा है, और उस 25-26 में जो एजीएम हो रहा है उसमें हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 24-25 वाले प्रॉफिट से। तो अगर आप एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करते हो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2024-25। फाइनल डिविडेंड फॉर 2024-25। तो दो टाइप के डिविडेंड आपको नाम दिख सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। चाहे कोई भी नाम दिखे, अकाउंटिंग एकदम सेम होगी। इंटरिम डिविडेंड किसको बोलते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड। अब अगर कंपनी को अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देना है तो सेक्शन 123 वगैरह में कुछ बातें बताई गई है जिनको फॉलो करके कंपनी डिविडेंड दे सकती है। हाउएवर, अगर कंपनी के पास करंट ईयर में प्रॉफिट कम है, करंट ईयर के प्रॉफिट कम है और कंपनी पुराने प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहती है जो कंपनी ने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया था, तो अगर रिजर्व से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो कंपनी को कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है आउट ऑफ रिजर्व्स, जो पुराने सालों में प्रॉफिट कमाया था और जो किसी रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, से फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है, अगर कंपनी जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना चाहता है, जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना चाहता है, देन इसको हम लोग, इसके लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है जो कंपनीज एक्ट ने हमें बताया। अब ये जो टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने इस टॉपिक से मिल सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के भी आ सकता है, केस स्टडी या एक 5 मार्क का नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। May 24 एग्जामिनेशन में 5 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से इंस्टीट्यूट ने पूछा था, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। बोला गया अगर कोई साल कंपनी के पास प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है बट कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट इन प्रीवियस ईयर एंड व्हिच वर ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। रिजर्व्स कौन सा? फ्री रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व से तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। अगर मान लो कंपनी ने पुराने सालों में प्रॉफिट कमाया था और उसमें से प्रॉफिट जनरल रिजर्व में डाला था और अब आप जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना चाहते हो, जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना चाहते हो, तो लॉ बोलता है आपको 4 कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी जब आप ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चारों कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी जब आप ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये 4 कंडीशन हम लोग को ध्यान होना चाहिए। ये 4 कंडीशन के ऊपर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको करने दूंगा, करके दिखाओ मुझे। सबसे पहला, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी जब अपने रिजर्व से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो डिविडेंड की रेट पर एक लिमिट लगाई गई। बोला मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड होगा जो लास्ट 3 साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उनका हम एवरेज रेट निकालेंगे और उस एवरेज रेट से ज्यादा पर आप डिविडेंड नहीं दे सकते। से फॉर एग्जांपल लास्ट 3 साल में आपने डिविडेंड दिया है 10%, 12%, 14%, तो 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकालोगे तो 12% का एवरेज आएगा। आप जब करंट ईयर में डिविडेंड दोगे आप 12% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते आउट ऑफ द रिजर्व्स। तो सबसे पहला लिमिट लगाया गया मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, लास्ट 3 साल की डिविडेंड रेट का एवरेज। नंबर 2, आप जब रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करोगे फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिविडेंड, आप जब रिजर्व से विड्रॉ करोगे, मैक्सिमम अमाउंट जो आप रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हो वो है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आप एक बार में डिविडेंड देने के लिए जनरल रिजर्व से इतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। आप अपना पेड अप शेयर कैपिटल चेक करो, बोथ इक्विटी प्रेफरेंस, आप अपना फ्री रिजर्व चेक करो, उन दोनों को ऐड करके उसका 10% कैलकुलेट करो। आप उस 10% से ज्यादा जनरल रिजर्व से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब आप जनरल रिजर्व से विड्रॉ करने जाओगे उस पर एक मैक्सिमम लिमिट लगाई गई 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व।
ये विड्रॉ करने के बाद सबसे पहले अगर करंट ईयर में कोई लॉस है तो उस करंट ईयर के लॉस को आपको सेट ऑफ करना है, यानी आपको इंश्योर करना है कि जब आप ये विड्रॉ करो अमाउंट, उससे पहले करंट ईयर का लॉस आप हटाओगे। मान लो आपने रिजर्व से विड्रॉ किया 50 लाख, करंट ईयर में 5 लाख का लॉस है, तो 50 से 5 लाख अगर हम सेट ऑफ करेंगे तो बैलेंस बचा 45 लाख। यही 45 लाख हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम पूरा 50 लाख डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। अगर कोई करंट ईयर में लॉस है तो पहले आपको उस करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपके विड्रॉ करने के बाद जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो कम से कम होना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कम से कम होना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो एक ये है कितना आप विड्रॉ कर सकते हो, और दूसरा विड्रॉ करने के बाद मिनिमम बैलेंस फ्री रिजर्व में कितना होना चाहिए। आप विड्रॉ कर सकते हो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, एंड उसके बाद बोला गया कि आपका विड्रॉ करने के बाद जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो कम से कम होना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कम से कम, इससे नीचे आपका बैलेंस नहीं जा सकता। अगर बैलेंस आपका 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे जा रहा है तो आप फिर उतना रिजर्व विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपको इंश्योर करना है कि कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना अमाउंट आपके रिजर्व्स में पड़ा हुआ रहे। तो टोटल 4 पॉइंट दिया गया। पहला लिमिट दिया गया मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड बोला गया एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ इमीडिएटली प्रेसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। दूसरा मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। विड्रॉ करने के बाद करंट ईयर में कोई लॉस है तो उसको आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। नंबर 4, विड्रॉ करने के बाद मिनिमम बैलेंस जनरल रिजर्व में कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये चारों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो ही आप रिजर्व से डिविडेंड के लिए पैसा निकाल सकते हो, अदरवाइज रिजर्व्स को आप टच नहीं करोगे फॉर गिविंग डिविडेंड। जनरल रिजर्व को आपको करंट ईयर के प्रॉफिट से देना है, करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दो। पुराना पीएल अकाउंट बैलेंस से डिविडेंड देना है, डिविडेंड दो। बट जब भी आप जनरल रिजर्व को हाथ लगाओगे, जनरल रिजर्व को हाथ लगाने से पहले आपको ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो जो प्रॉफिट्स हमने पुराने सालों में कमाया था और जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उस रिजर्व से अगर मुझे डिविडेंड देना है तो मुझे ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। ये सेम चीज आप लॉ में भी पढ़े हो, सेम चीज आपको अकाउंट्स में भी पढ़ना है। तो ये मेरे लिए एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक बच्चे को 100% पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड की अकाउंटिंग। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, पीएल बनाओगे, आपको ये काम में लेना है। ये हमने ऐसे तो सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बट एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे होगी, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा आप डिविडेंड की अकाउंटिंग करोगे। डिक्लेयर होने से पहले हम लोग कभी भी डिविडेंड की अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि डिविडेंड इज अ लायबिलिटी फॉर द एंटिटी। कंपनी को पे करना है शेयर होल्डर्स को, एंड लायबिलिटी हम तभी रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं जब कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। डिविडेंड का ऑब्लिगेशन एंटिटी के ऊपर आता है जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा आप सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को सेट असाइड करोगे फॉर डिविडेंड। प्रॉफिट सेट असाइड करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। हमारे प्रॉफिट से हम थोड़ा सा अमाउंट सेट असाइड करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। और ये जब डिविडेंड पे करोगे जर्नल एंट्री होगा डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिविडेंड का सिर्फ 2 ही एंट्री होता है, पहले प्रॉफिट सेट असाइड करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, फिर जब डिविडेंड पे करते हैं एंट्री होता है डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सर एक बात बताओ, अगर ये डिविडेंड हमने पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, हमने डिक्लेयर किया, पे किया, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट होगा? इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट होगा, आपको अपना प्रॉफिट्स कम करना होगा। जब आप रिजर्व सरप्लस में पीएल अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रेजेंटेशन करोगे तो वहां एप्रोप्रिएशन में डिविडेंड आएगा कि हमने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और जो पे हो गया वो आपके बैंक बैलेंस से कम हो जाएगा। अगर ऑलरेडी उन्होंने अकाउंटिंग कर रखी है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी डिविडेंड पेड दिख रहा है तो आप इस डिविडेंड पेड को पीएल से लेस कर दो एज एन एप्रोप्रिएशन, बैंक से वो ऑलरेडी लेस हो चुका है, आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। बट अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और पे नहीं हुआ, डिक्लेयर हुआ है पे नहीं हुआ, तो ये डिविडेंड पेएबल आपको बैलेंस शीट में अलग से लायबिलिटी दिखाना होगा अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज। हम सबसे पहला काम करेंगे, हम जब रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का नोट बनाएंगे, वहां पर हम डिविडेंड डिक्लेयर्ड माइनस करेंगे एज एन एप्रोप्रिएशन, और फिर ये डिविडेंड पेएबल आएगा अदर करंट लायबिलिटीज इन दी करंट लायबिलिटी सेक्शन।
तो अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको एप्रोप्रिएशन बोल के पीएल से माइनस करना है नोट्स टू अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, वहां हम पीएल से इसको माइनस करेंगे। अगर डिविडेंड पेएबल अभी भी है, अभी पे नहीं हुआ, अभी भी पेएबल है, उसका पेमेंट किए नहीं है, वो जाएगा इन दी बैलेंस शीट अंडर द हेड अदर करेंट लायबिलिटीज। अगर कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है फॉर द ईयर, प्रपोज मतलब बोर्ड ने प्रपोज किया कि अब ये डिविडेंड देना चाहते हैं, जो फाइनली शेयर होल्डर एजीएम में अप्रूव करेंगे, या कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, नॉट इन एजीएम बट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देन इन दैट केस इसका हमें डिस्क्लोजर करना पड़ता है, इसका हमें डिस्क्लोजर करना पड़ता है इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है या डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दैट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते। डिविडेंड की अकाउंटिंग उसी साल होगी जिस साल वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। ये हमने ऑलरेडी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे हमने ऑलरेडी ये देख रखा है। अगर डिविडेंड 31 मार्च से पहले डिक्लेयर हुआ तो हमने डिविडेंड की अकाउंटिंग की, 31 मार्च के बाद डिक्लेयर किया तो सिर्फ एक नोट दिया, हमने डिविडेंड की अकाउंटिंग नहीं की। तो डिविडेंड का जर्नल एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर किसी बच्चे को इस पूरे टॉपिक में पहला ये चीज याद हो, डिविडेंड का अकाउंटिंग, और दूसरा अगर डिविडेंड रिजर्व से दिया जाएगा तो उसमें 4 कंडीशंस, ये याद हो, तो ये बच्चा आराम से एग्जाम में डिविडेंड के क्वेश्चंस कर पाएगा। डिविडेंड आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एज एन एडजस्टमेंट, एंड नंबर 2 आपको पूछा जा सकता है अगर डिविडेंड मुझे रिजर्व से देना है तो मुझे क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डिविडेंड अकाउंटिंग, और आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है आउट ऑफ इट्स रिजर्व तो उसमें 4 कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये मेरा डिविडेंड का एक ब्रीफ रिवीजन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय द कंपनी इन कैश, जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिक्लेयर किया है तो हम लोग प्रॉफिट से एज एन एप्रोप्रिएशन उसको माइनस करेंगे। अगर पे कर दिया तो ऑलरेडी बैंक से माइनस हो गया होगा, अगर अभी भी पेएबल है तो हम उसको अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। डन? बच्चा बोला है सर अगर डिविडेंड 30 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ, 30 अप्रैल को आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ना एजीएम में डिक्लेयर हुआ ना ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर हुआ, तो क्या ये इंटरिम डिविडेंड माना जाएगा? देख, एक तरीके से ये इंटरिम डिविडेंड नहीं है, बिकॉज दिस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द करेंट ईयर, नॉर्मल समझने के कोर्स में। बट अगर कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो कंपनीज एक्ट बोलता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम, बिटवीन 2 एजीएम कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो इंटरिम डिविडेंड है। तो कंपनी लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल वो इंटरिम डिविडेंड है अगर वो आफ्टर बैलेंस शीट डेट डिक्लेयर हुआ है बट नॉट एट द एजीएम। तो अगर 30 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है विच इज नॉट एजीएम डेट, दैट इज ट्रीटेड एज एन इंटरिम डिविडेंड, बट उसकी अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर ही होगी, उसकी अकाउंटिंग इस साल नहीं होगी। सर विच आइटम्स कम्स अंडर फ्री रिजर्व? बोल दिया ना बच्चे, फ्री रिजर्व में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सारी चीजें आएंगी। डन है बात? आ जाइए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक का। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, आपका जो 2020-21 वाला साल था उसमें आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट थे। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेट मतलब हम जितना बांटना चाहते हैं उससे कम प्रॉफिट्स है। XYZ लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। वो 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये 10% अलग से रेट दिया है, मतलब ये इक्विटी डिविडेंड देना चाहते हैं। कहां से देना चाहते हैं? जनरल रिजर्व से देना चाहते हैं। अगर आप जनरल रिजर्व हाथ लगाएंगे तो आपको वो 4 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to company's rules 2014. आपको बोल रहा है बताइए कितना अमाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं आउट ऑफ जनरल रिजर्व, एंड क्या हम 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स पर। आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनी में 17,500 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले फुल्ली पेड अप 1750, इनको भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। 8 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप 80 लाख। जनरल रिजर्व एज ऑन 1420 यानी ओपनिंग बैलेंस इस साल का दिया हुआ है 25 लाख। कैपिटल रिजर्व 3 लाख, ये मैं यूज नहीं कर सकता। रीवैल्यूएशन रिजर्व 3.5 लाख, इसको तो सोच के भी हाथ मत लगाना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 21 इज 3 लाख। करंट ईयर में ऐसा नहीं है लॉस हुआ है, करंट ईयर में हमने प्रॉफिट कमाया है, कितने का? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है।
Average rate of dividend during the last 3 years has been 12%. एवरेज रेट लास्ट 3 साल का 12%। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे करंट ईयर में प्रॉफिट होने के बावजूद भी हमको रिजर्व्स के पास क्यों जाना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। आंसर टू क्वेश्चन 5। आंसर टू क्वेश्चन 5। सबसे पहला इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। कितने प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं हमारे लिए? इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स बताइए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सर 3 लाख रुपए का है। क्या कोई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है? नहीं सर, पीएल का और कोई बैलेंस हमारे पास नहीं है। अगर पीएल का और कोई बैलेंस होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते, क्योंकि पीएल बैलेंस से हम डिविडेंड जैसे चाहे वैसे बांट सकते हैं। हमारे पास और कोई पीएल का बैलेंस नहीं है। 3 लाख रुपए का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। इससे सबसे पहले हम लोगों को देना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि बिना प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए हम इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे सकते। प्रेफरेंस डिविडेंड 17,50,000 का 9%। प्रेफरेंस की तो रेट फिक्स होती है, 9% का हमारा प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया 157,500। 157,500। तो इक्विटी के लिए प्रॉफिट्स कितना बचा? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 142,500। इसी को पाफेश बोलते थे, पाफेश। अब हमको इक्विटी डिविडेंड कितना देना है? हमको इक्विटी डिविडेंड देना है 10%। 80 लाख का 10%, 8 लाख। मेरे पास प्रॉफिट 142,500 है, 142,500 है, मेरे को देना है 8 लाख। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स 142,500, 8 लाख, 657,500। हमको डिविडेंड बांटना है 8 लाख का। मेरे पास प्रॉफिट है सिर्फ 142,500, सिर्फ 142,500। श्रुति मेरे को पता नहीं चला, इसीलिए तो मैंने कैलकुलेशन किया। क्वेश्चन तो बोल ही रखा था इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट लाइन में दिख रहा है। हाउएवर मैं तो भी ये कैलकुलेशन कर रहा हूं कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या नहीं, तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि आई एम अज्यूमिंग प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। मैं चेक कर रहा हूं 3 लाख का प्रॉफिट है, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, फिर जो बचेगा उससे इक्विटी दूंगा। 142,500 का प्रॉफिट है, डिविडेंड बांटना है 8 लाख रुपया, तो माई प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। जितना मैं देना चाहता हूं उतना मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है। एंड दिस 657,500 आई विल हैव टू टेक फ्रॉम रिजर्व्स, आई विल हैव टू टेक फ्रॉम रिजर्व्स। अब if company wants to distribute dividend, out of general reserves, all the following conditions must be satisfied. All the following conditions must be satisfied. All the following conditions must be satisfied. Number A. Maximum rate of dividend is average dividend rate of last 3 years. Average dividend rate of last 3 years. That is कितना? 12%। क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज डिविडेंड लेस 3 साल का 12%। कंपनी wants to declare 10% dividend. So it is within the limits. Within the limits prescribed under the act. Within the limit prescribed under the act.
हमारा एवरेज रेट 12% है, कंपनी 10% देना चाहता है, अलाउड है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नंबर बी, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन, maximum amount that can be withdrawn, 10% of paid up share capital plus free reserves, 10% of paid up share capital plus free reserve, यानी 10% of पेड अप शेयर कैपिटल हो गया 97,50,000 और फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ 25 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल 9750 प्लस 25 लाख, इसका 10%, 12,25,000। एज पर एक्ट कंपनी विड्रॉ कर सकता है 12,25। एज कंपनी वॉन्ट्स ₹657,500 फ्रॉम रिजर्व्स, it is within the limits under the act। कंपनी को चाहिए 657,500, तो दैट इज विद इन द लिमिट्स अंडर द एक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर सी, कोई करंट ईयर लॉस तो है नहीं, तो सी में मैं सीधा वही लिख रहा हूं, मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉवल equal to 15% of paid up share capital, that is 15% of 97,50,000, 97,50,000 का 15%, 14,62,500 after withdrawal of 657,500, बैलेंस इन जनरल रिजर्व होगा कितना? बैलेंस इन जनरल रिजर्व इक्वल टू 25 लाख अभी बैलेंस है, माइनस 657,500, 25 लाख माइनस 657,500, 1842,500, 1842,500। अगर कंपनी 657,500 विड्रॉ भी करता है तो उसका बैलेंस इन रिजर्व्स रहेगा 1842,500, हमको चाहिए 1462, तो चलेगा। एज द बैलेंस इन जनरल रिजर्व is greater than the prescribed limit, company can withdraw 657,500 from general reserve, company can withdraw 657,500 from general reserve, can withdraw 657,500 from general reserve, therefore company can pay dividend at the rate 10% to its equity shareholders out of reserves। कंपनी पे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी पे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधि प्रॉफिट्स ऑफ द करेंट ईयर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, आप चेक करो। प्रॉफिट्स ऑफ द करेंट ईयर तो 3 लाख था जिसको ऑलरेडी यूज कर लिया है, फिर 657,500 बाकी है, तो जब हम फ्री रिजर्व का बैलेंस लेंगे वो प्रॉफिट तो बचा ही नहीं है, वो प्रॉफिट तो यूज हो चुका है। तो इसीलिए जब हम फ्री रिजर्व लेंगे तो सिर्फ हम जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है वही लेंगे, हम पीएल वापस नहीं लेंगे। कोई भी डिविडेंड हो, इंटरिम या फाइनल, एक ही बात है, बट ये फाइनल डिविडेंड है। कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, ईयर कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट वगैरह निकल चुका है, तो ये डिविडेंड आगे डिक्लेयर करेगी, ये फाइनल डिविडेंड बोल सकते हैं।
अगर पीएल में बैलेंस बचता विधि तो हम लोग को जर्नलिज्म में जाना ही नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन करते ही नहीं हम लोग। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मुंह हाथ धो लो। अगर पीएल में बैलेंस बचता तो हमको जर्नलिज्म में जाना ही नहीं पड़ता, हम क्यों ये क्वेश्चन करते फिर। बिल्कुल, प्रेफरेंस को डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा बिफोर यू आर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नॉर्मली ये फाइनल डिविडेंड का रूल है, इंटरिम में आपको प्रेफरेंस को देने की जरूरत नहीं होती, बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी। बोलिए, क्लियर है? डन डना डन डन, क्लियर है? अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर, अगर मान लो करेंट ईयर में 3 लाख का प्रॉफिट नहीं होता, 3 लाख का प्रॉफिट नहीं होता, करेंट ईयर में लॉस होता, लॉस। सर करेंट ईयर में लॉस होता, क्या हो गया? रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं अक्षत? रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं जितना आप डिविडेंड देना चाहते हो डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप कैपिटल। तो रेट ऑफ डिविडेंड होता है जितना आप डिविडेंड देना चाहते हो डिवाइडेड बाई पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100। डन। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, सर अगर करेंट ईयर में प्रॉफिट होने की जगह लॉस होता, लॉस, तो क्या करते सर? अगर लॉस होता तो कुछ नहीं करते। यहां पे मान ले लॉस होता 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख का लॉस है, वो लॉस है, और हमको डिविडेंड भी देना है, तो फिर मैं कैलकुलेट करता मेरा टोटल इनएडिक्वेसी कितना है। जैसे यहां हो गया 257,500 और 8 लाख और देना है 1057,500। ये 1057,500 में निकालने की कोशिश करता जनरल रिजर्व से। अगर मेरा करंट ईयर में लॉस होता, कुछ नहीं, मैं जब जनरल रिजर्व से विड्रॉ करूंगा मेरे को वो लॉस जितना अमाउंट भी ध्यान रखना है कि अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पहले जनरल रिजर्व से हम करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करेंगे, फिर ही बचा हुआ जो जनरल रिजर्व है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज डिविडेंड। तो अगर करंट ईयर में कोई लॉस होता, हम क्या करते, हम उस इनएडिक्वेसी में वो लॉस को भी इंक्लूड कर लेते और टोटल 10,57,500 10,57,500 हम निकालने की कोशिश करते आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो अगर लॉस हो तो कुछ नहीं करना है, वो अमाउंट भी आपको क्या करना है, ट्राई करना है जनरल रिजर्व से लेने का, क्योंकि जो भी जनरल रिजर्व से विड्रॉ करोगे पहले 1 लाख लॉस राइट ऑफ होगा, फिर उसके बाद आपको डिविडेंड देना है। डन है बात? अब अगर इस चीज को प्रैक्टिस करना है ना, ये चीज इंस्टीट्यूट ने मई 2024 के एग्जामिनेशन में पूछी थी, मई 2024 के एग्जामिनेशन में पूछी थी। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं चाहता हूं आप वो सॉल्व करें मेरे साथ। मई 2024 के एग्जाम का पेपर, ये मई 2024 का पेपर है और इसमें आया था ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए। कहा गया वो क्वेश्चन, हाँ 6 का बी। ये मई 24 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बी एग्जाम में आया था। मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं अपनी कॉपी में सो दैट हम लोग वहां पर आराम से लेकर इसको सॉल्व कर सके। 4 मार्क का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, जो आपके पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है जिसको 100% हमें सॉल्व करना चाहिए। मैं चाहूंगा मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूं और आप खुद से यह क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आप खुद से यह करने की कोशिश करें, प्लीज आप ट्राई करें। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, दो नहीं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप ये ट्राई करें। ये करने के बाद हमारा डिविडेंड का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वील गो टू द बाई बैक। प्लीज डू दिस।
बच्चे बोल रहे हैं सर लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ यू डू नॉट अग्री देन सजेस्ट द रेट ऑफ डिविडेंड। आप बताओ फिर कितना देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर हम उतना विड्रॉ नहीं कर सकते तो आप बताओ कितना विड्रॉ किया जा सकता है एंड उसके हिसाब से कितना डिविडेंड दिया जा सकता है। सर अगर करंट ईयर में जनरल रिजर्व है तो डिविडेंड करंट ईयर के जीआर से देते हैं क्या सिद्धि? अगर करंट ईयर में आपके पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, आप बांटने के लिए ही पैसा नहीं है, तो आप जनरल रिजर्व में क्यों सेट असाइड करोगे? और एक बार आपका जनरल रिजर्व में प्रॉफिट चला गया उसके बाद आपको यह कंडीशन फुलफिल करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी साल का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जेड लिमिटेड का एज ऑन 31 मार्च 24 इक्विटी शेयर कैपिटल 500 lakhs, जनरल रिजर्व 100 lakhs, लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 5 lakhs। करंट ईयर में लॉस है 5 लाख का, लॉस है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 23-24 मैनेजमेंट रिकमेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ जनरल रिजर्व। 10% इक्विटी डिविडेंड देंगे, तो 500 लाख का 10%, 50 लाख का इन्हें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो सुनना, 5 लाख का तो लॉस है करंट ईयर का, 50 लाख का डिविडेंड देना है, टोटल 55 लाख का मेरे को बंदोबस्त करना होगा। मेरे को जनरल रिजर्व से 55 लाख का बंदोबस्त करना होगा, तभी मैं रिजर्व से डिविडेंड दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा, जो मेरा डिजायर्ड 10% डिविडेंड है। The rate of equity dividend during the last 5 years immediately preceding 23-24 are as follows। लास्ट 5 साल का डिविडेंड रेट दिया हुआ है, मेरे को लास्ट 3 साल का चाहिए। 20, 21, 22, 22, 23, अभी तो 23-24 चल रहा है, लास्ट 3 साल का चाहिए। लास्ट 3 साल का एवरेज रेट इज 12%, हमको देना है 10%, चलेगा। बोल रहा है एज एन अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट वेदर रिकमेंडेशन ऑफ मैनेजमेंट इज जस्टिफाइड, इफ यू डू नॉट अग्री देन सजेस्ट द रेट ऑफ डिविडेंड। दो चीज बोला है, पहले बोला है जो मैनेजमेंट चाहता है वो सही है या नहीं, अगर वो सही नहीं है तो बताइए आप कितना देना पड़ेगा या कितना दे सकते हैं। सबसे पहला, अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व या अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व। एक तो लॉस फॉर द करेंट ईयर, ये हमको फुलफिल करना होगा, और एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड या डिविडेंड रिकमेंडेड, ये 500 लाख का 10%। तो मेरे को टोटल 55 लाख जनरल रिजर्व से निकालना होगा। 55 लाख, 55 लाख मेरे को जनरल रिजर्व से निकालना होगा। अब आइए, if company wants to declare dividend out of general reserve, following conditions must be satisfied, following conditions must be satisfied। Number A, maximum rate of dividend, average rate of dividend of last 3 years, 10 plus 12 plus 14, ये ऐसे करता हूं, जो है वही करता हूं। 12 plus 10 plus 14 है शायद, 12 plus 14 plus 10, 12 plus 14 plus 10 divided by 3, 12%। As company wants to declare 10% dividend, it is within the limits, it is within the limits। ये पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, आप दे सकते हैं 10%। नंबर बी, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व, कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 10% of paid up share capital plus free reserves। 10% of paid up share capital क्या है? paid up share capital है 500 और free reserve कितना है? 100। 600 lakhs का 10%, 60 lakhs। कंपनी को कितना चाहिए? 55 lakhs, 50 लाख का डिविडेंड, 5 लाख का लॉस। कंपनी कैन विड्रॉ
rupees 55 lakhs out of general reserve as it is within the limits, as it is within the limits, 55 लाख विड्रॉ किया जा सकता है। नंबर सी, अब इस 55 लाख के अंदर तो ऑलरेडी वो लॉस कवर्ड है, तो वो लॉस वाला पॉइंट वापस लिखना नहीं है, आप सीधा नंबर सी में जाओ। मिनिमम बैलेंस इन जनरल रिजर्व आफ्टर विड्रॉवल 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो 15% ऑफ 500 lakhs 75 lakhs minimum balance. Balance in general reserve after withdrawal of 55 lakhs, after withdrawal of 55 lakhs 100 minus 55 rupees 45 lakhs. मिनिमम बैलेंस हमको चाहिए 75 बट बच रहा है 55, as balance in GR is less than minimum balance prescribed, company cannot withdraw rupees 55 lakhs from reserves, cannot withdraw rupees 55 lakh from reserves। मतलब आप 55 लाख तो नहीं निकाल सकते, 55 लाख निकालोगे तो एक्सेस हो जाएगा। नाउ कंपनी कैन विड्रॉ मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता है? जनरल रिजर्व का बैलेंस 100 लाख है, माइनस मिनिमम बैलेंस 75 लाख रखना है, माइनस मिनिमम बैलेंस 75 लाख रखना है, रुपीज 25 लाख। आउट ऑफ दिस current year loss of rupees 5 lakhs is set off, and then dividend of rupees 20 lakhs can be declared, of rupees 20 lakhs can be declared and paid। अब इस 25 लाख में 5 लाख तो आप लॉस सेट ऑफ करोगे पहले, फिर जो बचा हुआ 20 लाख है वही आप डिक्लेयर एंड पे कर सकते हो। देयरफॉर मैक्सिमम डिविडेंड that can be paid या distributed, maximum dividend that can be distributed is equal to rupees 20 lakhs, therefore maximum rate of dividend is equal to rupees 20 lakhs divided by rupees 500 lakhs into 100, 20 lakhs divided by 500 lakhs into 100। आराम से चेक करो। बोलिए क्लियर है क्या? रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे? जितना डिविडेंड आपको देना है डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100। तो 20 लाख हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा कैपिटल इज 500 लाख, तो 4% डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड। तो लॉस के केस में क्या करना है सर? लॉस के केस में इतना ही करना है कि जो डिविडेंड देना है वो प्लस जितना अमाउंट ऑफ लॉस है ये हमको जनरल रिजर्व से देखना है निकल सकता है कि नहीं। दीदी ये लाइन पढ़ो, हम 25 लाख विड्रॉ कर सकते हैं जनरल रिजर्व से। 25 लाख विड्रॉ करने के बाद पहले आपको करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना है। आप पूरा 25 बांटोगे नहीं, 5 लाख तो करंट ईयर का लॉस है उतना छोड़ दीजिए, फिर जो बैलेंस 20 लाख है यू कैन डिक्लेयर एज डिविडेंड।
कोई बात नहीं चयन, कभी कभी आ जाता है सयन। बोलिए क्लियर है? डन। ये May 24 में आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में 4 मार्क्स का। अब इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया तो थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। एडवांस अकाउंट्स के पेपर को वो लेंदी करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये जो क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स तक का आना चाहिए था, 6 मार्क्स तक का आना चाहिए था, उन्होंने 4 में दे दिया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना चाहिए था एग्जाम में, क्योंकि इसमें दो चीजें थी। पहले तो आप देखो वो है कि नहीं एज पर लॉ अलाउड है कि नहीं, और उसके बाद नहीं है तो आप खुद कैलकुलेट करके दो। तो यहां पे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 4 में दिया था। वो एडवांस अकाउंट्स में आपको सिर्फ इसी बात से डराते हैं, पेपर को लेंदी करके। अदरवाइज एडवांस अकाउंट्स में और कुछ करने के लिए उनके पास नहीं है, ओनली पेपर को लेंदी कर सकते हैं। Is it clear everyone? This completes fully our first chapter, which is financial statements and dividend, पूरी तरीके से अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिविडेंड का। मैं बात करूंगा परिधि, अभी इस पर चर्चा करूंगा। डन। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तो तालियां आपके लिए और मेरे लिए कि हमने पहला चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। होप जिस तरीके से हमने रिवीजन किया एंड जितने हमने क्वेश्चन बनाए दैट आर एडिक्वेट फॉर यू। और मैं मतलब वो तो आप मेरे से पूछोगे सर एडिक्वेट है ना, 100% एडिक्वेट है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी एग्जाम से पहले रिवीजन करो, आप फटाफट समरी रिवाइज करके फिर ये काम कर लेना।